नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का पहला पाठ जो जागरण गीत है उसमें से हम व्याकरण बिंदु पढ़ेंगे। व्याकरण बिंदु का प्रमुख विषय है काल और अलंकार। बच्चों, काल के बारे में जानेंगे। काल काल के 3 भेद होते हैं। क्रिया के काल क्या पहले बताएंगे। काल क्या है? काल क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। काल अर्थात टेंस। इसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस, वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। भूतकाल। अब भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? भूतकाल। जो समय जो कार्य हो चुका है और बीत चुका है उसमें जो क्रिया होती है उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के सामान्य तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस आप जिसको पढ़ते हैं वो सामान्य भूतकाल। इस सामान्य भूतकाल का अर्थ है जैसे कि जो क्रिया अभी हो चुकी है, जैसे माँ ने कहानी सुनाई, जिसमें अंत में ई या आ आता है, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अधूरा, जिसमें भूतकाल तो है, पास्ट टेंस तो है, मगर कैसा है? उसमें अभी अधूरापन है, अभी वो कार्य सब पूरा संपन्न नहीं हुआ है, अर्थात कार्य अभी हो रहा है, हो रहा था, अभी तक हो रहा था। जैसे माँ खाना बना रही थी, प्रज्ञा विद्यालय जा रही थी। तो अभी थी, था और जिसमें थे आता है अंत में, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल, ये क्या है आगे? आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है जो क्रिया अभी अभी खत्म हुई है, जो क्रिया कार्य जो है अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे माँ खाना बना चुकी है, मतलब अभी अभी मम्मी माँ खाना बना चुकी हैं। दादाजी सैर करके आ गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता क्या होता है? संदेह, डाउटफुल। जहाँ पे डाउट होता है कि शायद वो कार्य हो चुका है या नहीं, उसे पूरा पता नहीं है, वहां पर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। जहाँ पे क्रिया पूरी खत्म नहीं हुई है, अभी क्रिया खत्म होने के लिए भी उनको अभी संदेह है। माँ खाना बना चुकी होगी, मतलब मैंने नहीं देखा माँ खाना बनाया, मगर बना चुकी होगी। पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, जिसमें संभा चुका होंगे, होगी, जहाँ पे होते हैं वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अभी होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट पास्ट टेंस, जहाँ पे पूरा भूतकाल, जिसमें क्रिया पहले ही समय रहते हुए ही क्रिया हो गई है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। वहां पर माँ समय पर खाना बनाती थी, बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। क्यों? क्योंकि समय रहते हुए कार्य करते हैं, कब हो गए हैं, इसीलिए वहां पे क्या है? था और थी आया है। अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु अर्थात जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती हैं। जैसे पिताजी सामान लाते हैं तो माता खाना बना लेती। अगर पिताजी सामान लाते तो माता खाना बना लेती। माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पिताजी ने सामान नहीं लाया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर निर्भर है? सामान के ऊपर। अगर सामान लाते तो खाना बना लेती। यदि वृक्ष न करते तो वर्षा समय पर होती है। वर्षा समय पे क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर वृक्ष कट रहे हैं, इसीलिए समय पर वर्षा, ये उसकी कंडीशन है कि ये वृक्ष न करते तो अगर समय पर वर्षा जरूर होती। हेतु हेतु मद भूतकाल में हमेशा एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। जब तक एक क्रिया नहीं होती है दूसरी क्रिया वो होती ही नहीं। तो बच्चों, भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस के बारे में आप जान गए होंगे। तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में एक भूतकाल आया है जहां पर पूर्ण भूतकाल। आज तक सपनों में उड़ते रहे तुम। अब तो तुम सपने देखते रहे मतलब तुम अभी तक क्या करते रहे? सपने देखते थे।
कौन सा काल है? भूतकाल। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? तुम सपनों में खोते रहे थे अर्थात तुम समय वही कार्य करते रहे जो पहले करते थे, अर्थात यहाँ पे कौन सा काल आएगा? पूर्ण भूतकाल। तो भूतकाल के आगे हम बढ़ेंगे वर्तमान काल की ओर। वर्तमान अर्थात प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल, वर्तमान काल अर्थात जो समय अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो समय अभी चल रहा है और क्रिया के जिस रूप से हमें अभी वर्तमान काल, वर्तमान समय का बोध कराए, वहां पर वर्तमान काल आता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत माँ खाना बनाती हैं, बच्चे पार्क में घूमते हैं, खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? जैसे कि यहाँ पे है आया, जैसे सामान्य, सामान्य तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो वैसे ही सामान्य वर्तमान काल होता है, सिर्फ इसमें जो क्रिया हो रही है समय पर हो रही है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट प्रेजेंट टेंस, अभी जो कार्य चल रहा है अभी हुआ नहीं है मगर वो कंटिन्यूस हो रहा है। माँ खाना बना रही है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ होता है डाउटफुल, जहाँ पे डाउट होता है। वर्तमान काल, माँ खाना बना रही होगी, जैसे मैंने कहा कि बच्चे आ रहे होंगे। अब माँ, मुझे पता नहीं माँ खाना बना, मुझे पता है ये समय माँ क्या बनाती है? खाना, तो माँ खाना बना रही होंगी। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, होंगे जैसे आता है, वहां पर कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान काल। उन्हें पता है इस समय करते, हमेशा डेली जो कार्य होता है हमें पता है, मगर वो अपने अनुसार ही कह रहे हैं कि इस समय वो कार्य कर रहे होंगे। बच्चों आगे भविष्य काल की ओर जाएंगे। भविष्य काल में जाने से पहले एक बार वर्तमान काल, जो हमारी पाठ्य पुस्तक पहले अध्याय में जो आया है कि आसमान में आज तक उड़ते रहे तुम, मतलब आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। अब कभी आया नहीं है, इसमें भी जैसे माँ खाना बना रही होगी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी संदिग्ध वर्तमान काल है, कभी आया नहीं है मगर कभी इस धरती पर तुम्हें बसाने के लिए आ रहा है, अर्थात संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों भविष्य काल की ओर जाएंगे। भविष्य काल, भविष्य अर्थात फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, जो कार्य अभी तक संपन्न नहीं हुआ है और जो होने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य। जैसे कि सामान्य था सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें जैसे कि माँ खाना बनाएगी, अभी बनाया नहीं है, जो कार्य अभी होना है सिंपल। मिताली चित्रकला में भाग लेगी, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल, जिसकी संभावना अभी होनी है, जिसमें शायद होगा, जिसमें शायद डाउटफुल, जिसमें है कि शायद आज वर्षा होगी, शायद हम दिल्ली घूमने जाएंगे, ठीक है। हेतु मत भविष्य काल, जैसे अगर तुम मेहनत करोगे, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है, जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, और मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, तो वैसे ही है। तो बच्चों हमने अपने भविष्य काल, जैसे कि आसमान में अभी तक उड़ने न दूंगा, आसमान में अब तुम्हें उड़ने न दूंगा। अब कभी इसमें क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें आसमान में उड़ने नहीं दूंगा, नहीं देगा, तो कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल। अभी कभी नहीं करने देगा, तुम्हें आसमान में उड़ने नहीं देगा। लास्ट में क्या आया? गा और गी जहाँ पे आता है वह सामान्य भविष्य काल होता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक, हमारी पाठ्य पुस्तक पहले अध्याय में जो कभी आ रहा है, हमें अभी कल्पना में उड़ने नहीं देगा, अर्थात गा और गी आया है, तो वहां पर कौन सा आएगा? सामान्य भविष्य काल। और जिसमें शुरू में जो शब्द होता है वहां पर शायद या अगर जहाँ पे आएंगे वहां पर संभाव्य भविष्य काल होगा। तो बच्चों आज हमने अभी काल के बारे में जाना, आगे हम
अभी अलंकार के बारे में जानेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में आया था। अब बच्चों, अलंकार का मतलब तो आप जान गए होंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखिए, सुंदर, कितना सुंदर चित्र है। तो इसमें जो औरत है, जो नारी है, उसने क्या पहने हुए हैं? अलंकार। इन्हें क्या कहते हैं? अलंकार, गहने, आभूषण, ज्वेलरी, ठीक है, ऑर्नामेंट्स। यहाँ पे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों से सजी हुई नारी सुंदर लगती है, उसी प्रकार अलंकार भाषा का आभूषण होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। चमत्कारी अर्थात इसमें चमत्कार आ जाता है, इसमें सौंदर्य बढ़ जाता है, और ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। सौंदर्य में सुंदरता आती है, जिसको हम लयबद्ध से गा सकते हैं। जैसे हमारी पहली कविता है जागरण गीत, जिसमें भी अलंकार आए हुए हैं। इसीलिए हम अलंकार को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों भेद शब्दालंकार के हैं। शब्दालंकार का अर्थ होता है जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा, शब्द या वर्णों के, शब्द और वर्णों के द्वारा जहाँ चमत्कार होता है, सौंदर्य में वृद्धि आती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? चार भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में शब्दालंकार का एक ही भेद आया है, जो है अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में इसमें से 2 भेद आए हैं। तो आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है जहाँ वर्णों की और शब्दों की आवृत्ति होती है और काव्य में सुंदरता बढ़ जाती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वो शब्द या वर्ण शब्द के वाक्य के अंत में, प्रारंभ में और मध्य में भी हो सकते हैं, जैसे आप आगे जानेंगे। हम इसके 6 भेदों को पहले हम उसको जान लेंगे। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, जिसमें छेकानुप्रास अलंकार में जो वर्ण होता है, पहला जो वर्ण होता है, उस वर्ण की 2 बार ही आवृत्ति होती है, 1, 2 या 3 बार आवृत्ति होती है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, मुद मंगलमय, संत समाजू और जग जंगम, तीर्थ जग जंगम। तो इसमें पहले में म की वर्ण की आवृत्ति हुई है, 2 बार म आया है और 2 बार स आया है और 2 बार ज आया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि व्यात्नुप्रास अलंकार। व्यात्नुप्रास अलंकार, इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे चंदू के चाचा ने चांदनी रात में, सभी में देख सकते हैं च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, च वर्ण बार बार आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यात्नुप्रास अलंकार। नेक्स्ट अगला है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार का मतलब होता है जिसमें एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति हुई है, 1 से 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 से 3 बार भी हो सकती है, मगर हर बार उसका जो अर्थ होता है वो एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे पूत, पूत का मतलब पुत्र होता है, पुत्र और पूत। धन अर्थात धन, संचय अर्थात इकट्ठा करना, दोनों का अर्थ एक जैसा है। तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई, न कि वर्ण की।
तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास अलंकार। आगे हम बढ़ेंगे, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आई हुई है। पाठ्य पुस्तक में से हमें एक उदाहरण मिला था, जैसे कि यहाँ पे मांगी नाव न केवट आना, राइमिंग वर्ड्स, जिसका क्या मतलब है? अंत्यानु, जैसे हम नाम से जान सकते अंत या नुप्रास, अंत में बार बार जो शब्द आ रहा है या वर्ण आ रहा है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे राइमिंग वर्ड्स, आना जाना, इसमें दोनों में मात्रा और दोनों में मात्रा देखो एक जैसी है, और ना और ना वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या पिप्सा अलंकार, आप पुनरुक्त शब्द तो जानते ही हैं। पुनरुक्त शब्द से बना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब इसको काव्यों में या कविताओं में उसका उपयोग किया जाता है तो यह अलंकार में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको पुनरुक्ति शब्द से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बनता है, और इसको विप्सा अलंकार भी कहते हैं। जैसे एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है और दोनों में उनका प्रयोग, दोनों में एक उनका जो अर्थ होता है एक जैसा होता है। देखो मधुर मधुर दो बार आया है, तो मधुर मधुर मधुर, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानु अर्थात जिसमें हम दो बार जिसको बोलते हैं, जिस शब्द को दो बार उपसर्ग के रूप में उपयोग करते हैं, वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे दिन प्लस अंत, दिनांत, दिन प्लस अंत, दिन प्लस नाथ, दिन से नाथ। तो यहाँ पे दिन शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें कि अतल अस्ताचल अरुण आ रहे हैं, अतल में जिसमें अ वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है, तो वहां पे कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। और अगला जो अंत्यानुप्रास अलंकार वो भी आया है, जैसे कि दुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, सपने संजोना, गुरु भार ढोना, जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं जिन्हें क्या कहेंगे हम? अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, तो आज आप अलंकार और काल के बारे में जान गए होंगे। आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई संदेह है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, यहीं पे अपनी कक्षा खत्म करते हैं। धन्यवाद।